वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अणुगति की सिद्धांत से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो नियम है मैक्सवेल का ऊर्जा समविभाजन नियम, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। और कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले उष्माधारिता, मोलर विशिष्ट उष्माधारिता से रिलेटेड दो तीन फार्मूले वो देखेंगे। क्योंकि आज अपन इस टॉपिक का छोटा ही टॉपिक था, तो ये एंडिंग पर है। अगर कुछ रह गया है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उससे के बारे में भी अपन फिर डिटेल से चर्चा कर लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट अपन ने कवर कर लिया है, और आज ये लास्ट वीडियो होने वाला है अणुगति सिद्धांत का। और बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करना है। जो भी फैक्ट्स अपने पीछे पढ़े हैं या जो भी पढ़े हैं उनको आपस में रिलेट करते हुए पढ़ना है, और कंप्लीट रिवीजन को रिपीट करते रहिए। जैसे वीकली आता है तो 7 दिन में वीकली में आप क्या करो, जब हर 7वें दिन जो पीछे पड़ा है उसको टोटल, जैसे मतलब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो उसको रिवाइज कर लो, ताकि जो है चीज़ें मेमोरी में याद रहें। और उन चीज़ों को आपस में रिलेट करो। जो 7 दिन का मैटर है उसको कहीं ना कहीं रिलेट होता है, तो आपस में उसको रिलेट करके पढ़ो, तो ईजिली आप बेटर फील करोगे। और जितनी ज़्यादा अपनी मेमोरी रिकॉल होगी तो बहुत अच्छे तरीके से अपन परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। और मेडिटेशन के बारे में मैंने एक दिन आपको बताया भी था कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितना आप मेडिटेशन रखोगे उतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट, मतलब आपकी जो कैपेसिटी है माइंड की वो बढ़ती जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के मैक्सवेल ऊर्जा संविभाजन नियम। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहता है? इस नियम के अनुसार तापीय संतुलन थर्मल इक्विलिब्रियम में किसी गतिशील प्रणाली की कुल ऊर्जा उसके सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से वितरित होती है। यानी कि जो गतिशील है तापीय संतुलन में किसी गतिशील प्रणाली, यानी कि जो तापीय संतुलन की स्थिति में जो निकाय है वो गतिशील है, तो उसकी कुल ऊर्जा है वो उसकी सभी स्वतंत्र कोटियों में समान रूप से विभाजित हो जाती है। यही मैक्सवेल का ऊर्जा संविभाजन नियम। बहुत ईजी है। यानी कि जितनी एनर्जी है उस निकाय की गतिशील प्रणाली की, टोटल वो उसकी सभी स्वतंत्र कोटि हैं उनमें समान रूप से विभाजित हो जाएगी। मान लो उसके पास 10 जूल है और 10 क्या है स्वतंत्र कोटियाँ हैं, तो सबके पास एक एक जूल चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि की ऊर्जा का मान कितना होता है? ई बराबर 1/2 KT। याद रखना के यहाँ पर बोल्ट्जमान नियतांक होता है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। ठीक है दोस्तों, टी परमताप हो गया, यानी कि एनर्जी किसके समानुपाती हो गई यहाँ पे? टी परमताप, जो कि केल्विन में नोट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि बहुत कम तापमान पर यह नियम विफल हो जाता है, क्योंकि वहाँ क्वांटम प्रभाव के कारण कुछ गतियाँ निष्क्रिय हो जाती है। जब गतियाँ जैसे कंपन गति के कारण स्वतंत्रता की कोटि होती है, या फिर स्थानांतरण गति के कारण स्वतंत्रता की कोटि होती है। जब टेम्परेचर कम होगा, जब टेम्परेचर डाउन जाएगा, तो जो कण है, अणु है, वो मोशन करना बंद कर देंगे। मोशन करना बंद कर देंगे तो वो उनमें गति क्या हो जाएगी? निष्क्रिय हो जाएगी। गति निष्क्रिय हो जाएगी तो स्वतंत्रता की कोटि भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से जो ऊर्जा संविभाजन नियम है वो वहाँ पर क्या है? विफल हो जाता है न्यून टेम्परेचर पर, यानी कि बहुत कम डाउन टेम्परेचर पर जाता है ना। जैसे बहुत माइनस में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चला जाए ना, तब ये नियम क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखना है। क्यों हो जाता है इसका कारण मैंने बता दिया, क्योंकि गति मोशन नहीं कर पाते हैं कण या अणु जो भी हैं परमाणु। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि का ऊर्जा का मान 1/2 KT हो गया, याद रखना है। ठीक है, एक गैस की कुल आंतरिक ऊर्जा U बराबर कितनी होती है? NF2KT, जहाँ के बोल्ट्जमान नियतांक का मान हो गया 1.38 इंटू 10⁻23 जूल प्रति केल्विन। टी परमताप हो गया, और एफ स्वतंत्रता की कोटि हो गई दोस्तों। ठीक है, और एन यहाँ पे एन क्या है? गैस के कुल अणुओं की संख्या। एन यहाँ पर क्या है? कुल गैस के कुल अणुओं की संख्या, ध्यान रखना। और इसी का दूसरा रूप है फार्मूला। यहाँ पे जो एन आएगा वो गैस के मोल होंगे। सूत्र वही है, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? के किस गए? आर आ गए, NF/RT/2, क्योंकि के बराबर क्या होता है? के बराबर R/N हो गया, और यहाँ पर R/N आ गया, और N/N
क्या है, अणु संख्या बटा अवोगाद्रो संख्या किसके बराबर होगी, मोलों की संख्या के बराबर, गैस के मोलों की संख्या, n बराबर गैस के मोल। तो ये यहाँ से आया है, यानी कि n मोल कहाँ से आए, n अणुओं की संख्या बटा अवोगाद्रो की संख्या से, क्योंकि यहाँ पे अपन k का मान जब r बटे n रखेंगे तो r ऊपर आ गया, नीचे आ जाएगा, तो n बटा ये n हो जाएगा, जो कि किस में कन्वर्ट हो जाएगा, n में, दूसरे n में, जो कि किसको डिनोट करेगा, गैस के मोल को। ठीक है दोस्तों। और R सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है, जिसका मान कितना होता है, 8.314 जूल प्रति मोल इंटू केल्विन। और N अवोगाद्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 प्रति मोल। ये चीज़ें मैं आपको बार बार इसलिए एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि अपने बार बार चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली अपने माइंड में क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी उसकी, और वो चीज़ सेट हो जाएगी। इसी प्रकार क्या है कि जब अपन पढ़ते हैं तो सारा मैटर एक साथ करते हैं, जैसे ये चीज़ आ गई, इसका मान याद आ गया, इसका मान याद आ गया, तो वो मान अपने परमानेंट स्थायी हो जाता है, और फिर अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो भी कर सकते हैं, नहीं भी आए तो भी कर सकते हैं। वेरी सिंपल। कुछ भी चीज़ों को अगर आप हार्ड बनाने की कोशिश करोगे तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। चीज़ों को सिंपली सोचो, जितना आप सिंपलीफाई कर सकते हो। अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जितना सिंपल वे में आपको बता सकूँ, और आपके भी अंदर कैपेबिलिटी है, आपको किस तरीके से सिंपल लगता है, आप भी सोचने की थोड़ी क्षमता विकसित कीजिए, क्योंकि अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसी को एकदम फॉलो कर लोगे तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। कोई भी टीचर हो, किसी भी टीचर से पढ़ लो, अगर आप उसको एकदम फॉलो मत करो 100%, आज जो आप पढ़ रहे हैं उससे उसको पढ़ो, लेकिन आप उसमें क्या चेंज कर सकते हो, आप उसको मतलब याद करने का तरीका अपने हिसाब से, क्योंकि हो सकता है कि आपको इस प्रकार से कंफर्ट हो, या फिर आपको चीज़ों को इस तरीके से मैनेज, अलग अलग हर व्यक्ति का अलग तरीके का माइंड सेट होता है, जो अलग अलग चीज़ों को मैनेज करता है। तो अपनी अपनी थिंकिंग होती है, सोच होती है कि मैं इस चीज़ को ऐसे करके रिलेट करके पढ़ूंगा, उसको ऐसे करूँगा, तो वो चीज़ें अपने हिसाब से भी सोचना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, आज जो बता रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, उसको ट्राई कीजिए, हो सकता है कि वो आपके लिए अच्छा हो तो आप उसको फॉलो कीजिए, नहीं है तो फिर और चीज़ें ट्राई कीजिए। जब आप सोचना शुरू करेंगे तभी ये चीज़ें आएंगी। ठीक है दोस्तों, कोशिश करोगे तो ये अपना कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि फार्मूले हैं गैसों की ऊष्माधारिताएं। सिंपल है, नियत आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता CV बराबर क्या होता है, FR/2। भाई सिंपल है। अब अपने पीछे पढ़ा था मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, C बराबर M/S। S का है यहाँ पर विशिष्ट ऊष्माधारिता, और ये मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता। ठीक है दोस्तों, और ये इनमें संबंध है, ये क्या था, मोलर द्रव्यमान था। तो ये चीज़ें आपस में रिलेट करके पढ़ने से बहुत, Q बराबर SM डेल्टा T आ गया, ये सारी चीज़ें आएंगी। और Q बराबर CM डेल्टा T, ये इस प्रकार से चीज़ें कब आएंगी, जब आप उनको चीज़ों को आपस में रिलेट करोगे। CV बराबर है FR/2, F स्वतंत्रता की कोटि और R सार्वत्रिक गैस नियतांक हो गया। ठीक है दोस्तों। नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, CP बराबर RF/2+1, CP बराबर RF/2+1। अब मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिताओं का अनुपात क्या होता है, गामा बराबर कितना होता है, CP बटा CV, और ये कितना आएगा, 1+2/F। जब इसका इसमें भाग देंगे, CP में इसका भाग देंगे CV का, तब अपने पास जो एक नियतांक आएगा गामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PV गामा बराबर नियत, ये किसकी समीकरण है, रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण है। तो ये चीज़ें वो यही है, गामा CP बटा CV, मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिताओं का अनुपात। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल चीज़ है, इन चीज़ों को आपस में रिलेट करके पढ़ोगे तो बहुत इजी होती जाएगी। गामा बराबर 1+2/F आ जाएगा, क्योंकि इसमें भाग देंगे तो क्या R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसमें F/2 में भाग देंगे 1 आ जाएगा, और 1 में F/2 का भाग देंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, तो 1+2F आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी सिंपल। अब मेयर सूत्र क्या होता है, CP - CV बराबर R। ये क्या है,
मेयर सूत्र है। ये डायरेक्ट आता है वैसे, न्यूमेरिकल पूछेगा तो पूछ सकता है, आएगा तो बहुत ईजी आएगा, लेकिन ज़्यादातर चांस ये होते हैं नेवी एयरफोर्स डिफेंस के एग्ज़ामों में ये इसका डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेता है कि मेयर सूत्र बताओ क्या है। तो सी पी माइनस सी वी बराबर आर, वहाँ पर ऑप्शन आपको ये भी दिख सकता है सी वी माइनस सी पी बराबर आर। तो ध्यान से ऑप्शन पढ़ना है। पहले क्या आएगा, नियत दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता, फिर नियत आयतन पर। पहले दाब को नियत करना है फिर आयतन नियत होगा, ऐसा सोचना है माइंड में। ठीक है दोस्तों, पहले दाब लगाएंगे फिर आयतन को नियत करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब क्या आ जाएगा सी पी माइनस सी वी बराबर आर मेयर सूत्र। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है। गैस के अणुओं का माध्य मुक्त पथ, इसका भी फार्मूला देख लेते हैं। दो क्रमागत टक्करों के मध्य की सीधी रेखा में चली गई औसत दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। यानी कि जब कण क्या करेंगे, जब गैस के कण दीवारों से टकराएंगे, आपस में टकराएंगे, तो क्या होगा, उनके मध्य जो भी टकरे होंगी वो कौन सी टक्कर होंगी, प्रत्यास्थ टक्कर होंगी। और इन दो क्रमागत प्रत्यास्थ टक्करों के मध्य जो सीधी रेखा में चली गई औसत दूरी ही इन अणुओं की क्या कहलाती है, माध्य मुक्त पथ कहलाती है। माध्य मुक्त पथ कहलाती है। ठीक है दोस्तों, माध्य मुक्त पथ जिसे लैम्डा से डिनोट करते हो। लैम्डा बराबर क्या होता है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर बटा एन, डी स्क्वायर इंटू एन, या फिर दूसरी फॉर्म में के टी बटा √2 पाई डी स्क्वायर पी, जहाँ पी दाब और टी तापमान और के बोल्ट्जमान नियतांक। तो इस रूप में देखना हो, जब दाब तापमान ये हो तब के टी अपॉन √2 पाई डी स्क्वायर अपॉन पी आ जाएगा। और इस रूप में हो जब गैस के इकाई आयतन में अणुओं की संख्या, यहाँ पर एन क्या है, गैस के इकाई आयतन में अणुओं की संख्या है, और डी गैस के अणु का व्यास है। यहाँ पे डी क्या है, गैस के अणु का व्यास। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी वे में अपन ने आज की ये इंपॉर्टेंट फार्मूला वगैरह सब देख लिए, और इसी के साथ अपना ये अणुगति की सिद्धांत से रिलेटेड टॉपिक था, छोटा ही टॉपिक था। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सारी चीज़ें थी इंक्लूड कर लिए मैंने 3-4 वीडियो में, अपने 4 वीडियो में कवर किया है सबको। तो अब मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है, बाकी हो सकता है कुछ बच गया है, छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, उसको कवर कर लेंगे। और एक और ज़रूरी पॉइंट था वो देख लो दोस्तों, जो H2 होता है उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है। कमेंट सेक्शन में एक एस्पिरेंट ने पूछा भी है, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ। H2O जल की स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, स्वतंत्रता की कोटि यहाँ पे आएगी 9। ठीक है दोस्तों, जिसमें इसका विभाजन क्या हो, 3+3+3। ठीक है दोस्तों, ये 3 किसके कारण होगी, कंपन के कारण, कंपन गति के कारण। ये स्थानांतरण, और ये घूर्णन, घूर्णन के कारण। तो ये 3 या 9, 3+3+3 9 स्वतंत्रता की कोटि होगी। और जो पीछे मैंने बताया था कि मैं अधिकतम 7 स्वतंत्रता की कोटि हो सकती है, वो क्या है कि सामान्य रूप से है, सामान्य रूप से है। बाकी स्वतंत्रता की कोटि का मान कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये अणु के परमाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। लेकिन सामान्य रूप से बहुपरमाणु आ जाए तो उसकी अधिकतम 7 पॉसिबल है। ठीक है, वैसे तो कितनी भी हो सकती है। और इस चीज़ को ज़्यादा आप एक दो आपके पास ऑथेंटिक सोर्स हैं तो उनसे भी ट्राई कर लीजिए, अपने जो NCERT बुक है उससे भी देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो भी होगा उसका कन्फर्मेशन करके मैं बाद में आपको डिटेल बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि अपन अगला जो टॉपिक रहेगा, जो अपना जो गति के नियम है और गति के समीकरण है उससे रिलेटेड 2-3 वीडियो बना देते हैं, ताकि जो आगे का पार्ट रहने वाला है जो कि अपना ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल से रिलेटेड होगा, तो उसमें थोड़ा सा उसका उपयोग रहेगा। तो इसीलिए पहले गति के नियम और गति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, जय भारत दोस्तों।